हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ लाइट c, gravitational constant capital G and Planck's constant h are taken as the fundamental units in a system. The dimension of time in this new system should be. हमें फाइंड करने हैं टाइम के डायमेंशंस और किसके फॉर्म में, वो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है. अब किस तरह से टाइम इन तीनों क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है दिस इज़ नॉट गिवन, बट हमें बताया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट को हमको मान के चलना है कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं एक सर्टेन सिस्टम में. ठीक है, हम यहाँ ले लेंगे टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c to the power a, g to the power b, h to the power c. इसको हम मान लेंगे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c to the power a, g to the power b, h to the power c, इक्वेशन नंबर 1. अब ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं हमारे पास जिनको हम मान रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, इनके हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लेंगे. स्पीड ऑफ लाइट तो सेम स्पीड होगा, तो दिस विल बी L1 t minus 1. देन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको हम न्यूटन्स लॉ से कैसे निकालते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस. ये आ जाएगा फोर्स का डायमेंशंस mL(T)-2, आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर और m1 m2 के लिए m स्क्वायर. तो यहाँ से हमें g का डायमेंशंस मिल जाते हैं m-1 L3T-2. तो ये हमें C और G के मिल चुके हैं. अब फाइंड करेंगे हम H के डायमेंशंस. तो H मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. अब reciprocal of frequency is the time period, so energy to be multiplied with time. अब एनर्जी के लिए हम लोग लिखते हैं m1 L² T-2 मल्टीप्लाइड बाय T. तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस मिल जाते हैं mL² T-1. तो ये तीनों डायमेंशंस मिल गए. अब इनको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में. लेट्स प्रोसीड. अब हमें क्या मिलेगा, T is directly proportional to L1 T-1 to the power A. Then G के लिए यूज करेंगे m-1 L3 T-2 और इसकी पावर है B. और नेक्स्ट हम यूज करेंगे H के लिए m L² T-1 और इसकी पावर आ गई C. अब राइट साइड में हम सभी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. L to the power A, T minus A, M minus B, L 3B, T minus 2B, MC and 2C and T minus C. ठीक, अब बिकॉज जो सेम बेस होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और इस T के लिए हम लोग लिखते हैं डायमेंशनली T1. So this is directly proportional to L to the power A plus 3B plus 2C, T to the power minus A minus 2B minus C and M to the power minus B plus C. अब जब हम लेफ्ट एंड राइट साइड्स को कंपेयर करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में m की कोई भी टर्म नहीं मिलती. वी कैन राइट माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल्स टू c और इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2. अब चेक करते हैं हम लोग t की पावर. तो t की पावर लेफ्ट साइड में है 1, तो हम पुट कर सकते हैं -a माइनस 2b माइनस c इक्वल्स टू 1. अब b के प्लेस पर पुट कर देंगे c. So this will be -a minus 2c minus c equals to 1. तो यहाँ से हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिला -a minus 3c equals to 1. इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट लेंगे हम L की पावर. तो L की भी कोई टर्म नहीं है लेफ्ट साइड में, तो हम लिख सकते हैं a plus 3b plus 2c equals to 0. अब अगेन हम b के प्लेस पर यूज कर लेंगे c. तो 3c
plus 2c will be 5c. तो हमें क्या मिला a plus 5c equals to 0. अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 4. अब जब हम इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5c माइनस 3c इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से मिल जाते हैं c की वैल्यू हाफ. तो c की वैल्यू अगर हाफ है तो b की वैल्यू भी हाफ होगी. सो ये मिल गई हमें b एंड c की वैल्यूज. और जब इक्वेशन 4 में हम c की वैल्यू को यूज करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -5/2. तो वी हैव गॉट ऑल थ्री वैल्यूज a, b एंड c. तो अब इनको जब यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन 1 क्या था? t directly proportional to c to the power a, g to the power b, h to the power c. तो यहाँ से आ जाएगा t directly proportional to c to the power -5/2, g to the power half, h to the power half. सो इसको जब हम मैच करते हैं ऑप्शन वाइज, we get correct answer as option number 1. Thank you.